ठीक है भैया, बात करता हूँ भैया वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, चैप्टर वेव जो है, एक सेकंड, वो लाइट के बारे में। ठीक है भैया, और क्या कहते हैं भैया, स्टार्टिंग से ही लाइट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन थी कि लाइट जो है आपकी पार्टिकल नेचर की है, लाइट आपके वेव नेचर की है। ठीक है भैया, और अब तक भी यही कॉन्ट्रडिक्शन है कि भैया लाइट किस नेचर की है, किसी को कुछ भी नहीं पता। ठीक है भैया, क्योंकि अलग अलग फेज में आपकी लाइट जो होती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में लाइट का जो रिजल्ट आया वो अलग अलग आया। कहीं पर लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और कहीं पर लाइट रे की तरह बिहेव करती है। मैं बाय छोटे से एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट है, जिसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है भैया, उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया भैया, ध्यान दीजिए भैया, देखिए एक प्रोसेस होता है इंटरफेरेंस। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा चैप्टर को, अभी जस्ट मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है भैया, एक प्रोसेस होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि वेव का क्रस्ट क्रस्ट, या तो ना सब क्रस्ट क्रस्ट, क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ मिल करके या तो वेव की हाइट लंबी आती है, मतलब वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, या फिर अगर क्रस्ट और ट्रफ मिलती है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया, कम हो जाता है। ठीक है भैया, वेव का एम्पलीट्यूड जब बढ़ता है जब क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ मिलते हैं, और वेव का एम्पलीट्यूड घट जाता है जब क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं। ठीक है भैया, तो ऐसा केवल वेव के साथ ही हो सकता है। अगर कहीं पे इंटरफेरेंस प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाना भैया कि वो चीज क्या है भैया, वेव है। पार्टिकल के साथ इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, पार्टिकल के साथ इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए केवल वेव के साथ इंटरफेरेंस होता है। अब यार बस स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेकिन बहुत ज्यादा चीजों को ऐसा कर देता है ना कि मतलब आदमी का दिमाग घूम जाता है। अब देखिए क्या कहना है, मैंने अभी आपको बोला कि जो इंटरफेरेंस प्रोसेस है वो केवल वेव के साथ हो सकता है, पार्टिकल के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, अब चलो एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। यंग्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है भैया, यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने ये जानने के लिए परफॉर्म किया कि भैया इलेक्ट्रॉन किस नेचर का है, इलेक्ट्रॉन क्या वेव है क्या पार्टिकल है, ये नेचर जानने के लिए। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रॉन के नेचर को जानने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का है। ठीक भैया, तो अब देखिए भैया, जब इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट होता है, खैर अभी वो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट पे ना जाते हुए उसके रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक भैया, तो इलेक्ट्रॉन को जब तक ऑब्जर्व किया गया, जैसे मैं आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, जब तक आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, मोबाइल की तरफ, तब की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही बिल्कुल जब तक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन एकदम पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा था। इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मली पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे पार्टिकल होता है भैया, पार्टिकल को मैंने फेंका, पार्टिकल जाके दीवार पे लगा। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रॉन दीवार पे लगा और चिपक गया, तो ये पार्टिकल नेचर की तरह था, इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो हमने उम्मीद ना की थी। ठीक है भैया, तो जो उम्मीद की थी वही सारी चीजें हुई, जो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उम्मीद ना किया गया। ठीक है भैया, सब नॉर्मल हुआ, यहाँ से पता लगा इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल नेचर का है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा गया, इलेक्ट्रॉन की तरफ से मुंह हटाया, वैसे इलेक्ट्रॉन ने अपना नेचर बदल दिया और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भैया, वेव की तरह बिहेव करने लगा और इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करने लगा। आपको पता भी है इंटरफेरेंस पैटर्न कौन शो करता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपकी केवल वेव शो करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जब तक देखा जा रहा था तब तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था भैया, वेव की तरह बिहेव कर रहा था, उसे पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाना बंद किया गया, वैसे ही वही इलेक्ट्रॉन जो पहले पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था वही वेव की तरह बिहेव करने लगा। तो देखा नहीं, यंग ने सोचा कि भैया हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कहीं पर कुछ कमी आ गई हो, कुछ दिक्कत आ गई हो। ऐसा उन्होंने करीबन नहीं तो 100 बार रिपीट किया और उनको 100 बार बिल्कुल सेम यही रिजल्ट मिला कि जब तक इलेक्ट्रॉन को देखा जा रहा है तब तक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ से निगाहें हटाई गई तो भैया इसका मतलब वो तुरंत क्या हुआ, उसने वेव का नेचर इख्तियार कर लिया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे पैटर्न को शो करने लगा। और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हमेशा वेव ही करती है, पार्टिकल नहीं कर सकता। ठीक है भैया, तो भैया इस दुनिया पर सवाल उठ गए भैया कि हम सब तो इलेक्ट्रॉन पर बने गए, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बने हुए हैं, तो क्या हमारा भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व जब तक है जब तक हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने ऑब्जर्व करना बंद किया
हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व क्या हुआ, खत्म हो गया। तो भैया इस चीज पे ये भैया अभी इस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, ठीक है भैया, कि क्या हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं वो चीज हमारे लिए तभी एग्जिस्ट करती है जैसे हम उसको ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, वैसे उसका वेव फंक्शन कोलैप्स करता है और वो वेव की तरह बिहेव करने लगती है। अब देखेंगे तो वेव फंक्शन कोलैप्स करेगा, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेगा, और जैसे ही हम देखना बंद करेंगे तो वो वेव बन जाएगा, वेव फंक्शन क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो भैया इस चीज के हिसाब इसी ये जो है यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही लाइट का भी बिहेवियर है, लाइट का भी बिहेवियर है, जैसे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है उसी तरीके से आपके लाइट का भी बिहेवियर है। लाइट का कोई सर्टेन बिहेवियर नहीं है कि हम कहते हैं भैया लाइट या पार्टिकल नेचर की है, लाइट या वेव नेचर की है। कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें पता लगता है कि आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है। जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब जानते, कौन कौन जानता है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कौन कौन जानता है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, भैया? हाँ बिल्कुल भाई, देखिए भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था भैया कि लाइट जो थी, हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से जो कि आइंस्टीन ने इसको परफॉर्म किया था, सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था इसको, ठीक है भैया, लेकिन आइंस्टीन ने इसको प्रूफ करके दिखाया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वो सरफेस अगर फोटो सेंसिटिव है, सरफेस फोटो सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव का मीनिंग होता है कि लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ एक्टिव हो जाते हैं, कुछ उसके अंदर चेंज आते हैं, ठीक है, भी उसे एक्टिव कहते हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं जो लाइट पड़ने पर एक्टिव हो जाता है। तो पड़ने के साथ ही जो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देती है तो इसे कहते हैं भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है भैया। ऐसा वही होता है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते हैं भैया लाइट के पास क्या है भैया पार्टिकल्स है छोटे छोटे जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। जब वो फोटॉन्स किसी इलेक्ट्रॉन पे टकराते हैं तो बिल्कुल जैसे पार्टिकल एक पार्टिकल से टकराता है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है उसको, उसकी तरह बिल्कुल सेम वैसे ही जब लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया एटम की ऑर्बिट को छोड़कर के बाहर निकल जाता है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये तो हो गया भैया इलेक्ट्रॉन और लाइट का पार्टिकल नेचर। लेकिन अभी हम इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में वेव के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के वेव बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। यार पोलराइजेशन तो आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, बहुत बढ़िया टॉपिक था लेकिन अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ठीक है भैया। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता था और करने में न्यूमेरिकल करने में तो बहुत मजा आता था पोलराइजेशन का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताकर आपको 2-3 न्यूमेरिकल जरूर करा दूंगा, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया इस चैप्टर की स्टार्टिंग की। तो भैया चैप्टर की स्टार्टिंग सबसे पहले अच्छा ये बता दीजिए सबसे ज्यादा उंगली फिजिक्स में किसने की है, आप ही बता दो भैया। फिजिक्स में सबसे ज्यादा उंगली करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए एक बार, तब चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। फिजिक्स में सबसे ज्यादा उंगली करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। मैक्सवेल कहां से आ गए, मैक्सवेल बेचारा तो सीधा साधा था, मैक्सवेल तो कुछ माइकल फराडे है, पर तेरा अलग ही जवाब है, न्यूटन। निकिता, निकिता का सही जवाब है न्यूटन ने किया था। हर जगह पर उंगली किया इस बंदे ने, हर जगह पर। सबसे पहले लाइट में भी, क्योंकि भैया इसकी उंगली को इसलिए कंसीडर किया जाता था इस बंदे ने क्योंकि ये ब्रिटिश का साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, 1616 सेंचुरी में पैदा हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश का साम्राज्य, ब्रिटिश क्या हुआ था, बहुत ब्रिटिश लोगों की बहुत पूछ थी, हर जगह पे ब्रिटिश लोग ही छाए हुए थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश क्या था, काफी ताकतवर था और ब्रिटिश का कुनबा इतना बड़ा हुआ करता था कि भैया उनके साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, किसी ना किसी स्टेट में किसी ना किसी कंट्री में सूरज उगा ही जाता था, हर जगह पे ब्रिटिश का शासन था, ठीक है भैया। तो यार चलो मैं बात करता हूँ न्यूटन की। न्यूटन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा वेव ऑप्टिक्स में। तो भैया न्यूटन की एक थ्योरी थी जिसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा गया, कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है भैया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और ये न्यूटन की थ्योरी है, ठीक है भैया, न्यूटन, और इन्होंने दी थी 1975 में, ठीक है भैया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1975 में दी गई थी। अब ये क्या कहती है भैया, तो बिल्कुल सेम ये कहती है भैया, देखिए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें बताया गया कि लाइट जो होती है वो फोटॉन से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सेम उसी वे में इन्होंने कहा कि लाइट कंसिस्ट विद द टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर लाइट। इन्होंने कहा भैया कि जो आपकी लाइट है वो एक्चुअल में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनको कॉर्पस्कुलर कहते हैं, ठीक है भैया। तो लाइट कंसिस्ट विद द टाइनी पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट विद
टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कुलर, ठीक है। इन्होंने बोला भैया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन पार्टिकल को हमने कॉर्पस CORPUSCULAR कॉर्पस्कुलर पार्टिकल्स का हमने नाम दिया, ठीक है भैया। अब भैया इन लोगों ने कहा भैया चलो पार्टिकल तो चलो समझ में आ गया, और जो ये रिफ्लेक्शन होते हैं ये क्यों होते हैं, तो इन्होंने बोला भैया कि व्हेन corpuscular particle repelled by surface, the reflection phenomena occur. इन्होंने कहा कि जब कॉर्पस्कुलस पार्टिकल को रिपेल किया जाता है सरफेस के द्वारा तो कौन सा फिनोमिना का होता है भैया, रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया। इन्होंने कितना लिया है, बेव गेन हुदा ब्रिटिश साइंटिस्ट थे इसलिए इनकी बातों को सत्य माना गया, ठीक है भैया। तो इन्होंने कहा कि भैया जब कॉर्पस्कुलस पार्टिकल रिपेल किए गए सरफेस के द्वारा, जो कौन सी सरफेस के द्वारा, जो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना हुआ। बेटा क्लियर है चीज बेटा, क्वेश्चन आया नहीं इसके ऊपर, इसलिए मैं करा रहा हूं, मैं सारी चीजें नहीं कराता मैं कभी भी इधर उधर की, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया कि जब पार्टिकल जब वो कॉर्पस्कुलस पार्टिकल को सरफेस, जैसे आपको इस पर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन दिखेगा, देखिए ये रिफ्लेक्शन दिखाऊं, ये देखो रिफ्लेक्शन, ये देखो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा नीचे की तरफ से, ठीक है भैया। तो कह रहे हैं भैया जब कॉर्पस्कुलस पार्टिकल यहां से रिपेल हो रहे थे, रिपेल किए गए ऐसे बड़े कॉर्पस्कुलस पार्टिकल, और जब रिपेल होके आपकी तरफ आए, ठीक है भैया, तो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना आपका घटित हुआ, ठीक है भैया। देखिए कितने दिमाग वाले बंदे थे ये लोग, ठीक है, पहले सारी चीज एडजस्टमेंट कर लेते थे भैया कि बंदों को किस तरीके से बताया जाए ताकि बंदा हाँ भाई सही, हाँ ये बात तो सही यार, ये हो रहा है आपको, ठीक है भैया। तो जब कॉर्पस्कुलस पार्टिकल को सरफेस के द्वारा रिपेल किया गया तो आपका रिफ्लेक्शन फिनोमिना हुआ, ठीक है भैया। ये मिटो रहा हूं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आया भैया थर्ड पॉइंट, व्हेन corpuscular particle attract by the surface the refraction phenomena occur। इन्होंने कहा भैया कि जब उन्हीं पार्टिकल को सरफेस के द्वारा अपनी तरफ खींच लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है भैया, तो हम कहते हैं भैया कि इन्होंने कहा, सुनिए हम नहीं कहते, इन्होंने कहा भैया कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या हुआ, ठीक है भैया। जब उन पार्टिकल को कॉर्पस्कुलस पार्टिकल को अट्रैक्ट किया गया सरफेस के द्वारा तो हम कहते हैं भैया रिफ्लेक्शन हुआ, और जब उन्हीं कॉर्पस्कुलस पार्टिकल को रिपेल कर दिया गया तो रिफ्लेक्शन हुआ। बेटा क्लियर है? अब रीजन नहीं पूछना क्योंकि ये इनकी स्टेटमेंट है, इन्हीं तक रहने नहीं, क्योंकि गलत सारी स्टेटमेंट है, ठीक है। जल्दी से बताओ भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है भैया जो इनकी थ्योरी थी यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, वो किन किन चीजों पे कारगर थी, ठीक है भैया। तो इन्होंने ऐसे नकली में रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर दिया अपनी थ्योरी से, और रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। बाकी और जो भी लाइट फिनोमेना होते हैं, लाइट के फिनोमेना होते हैं, उनको इनकी थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई, उनको इनकी थ्योरी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कई सारी चीजों को तो वैलिड ही नहीं था, ठीक है भैया। तो इसलिए करीबन 150 साल ये नकली थ्योरी चली, और उसके बाद इस थ्योरी का सृजन हो गया, खत्म हो गई जब मैक्सवेल आए, ठीक है भैया। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन क्या भैया, एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज फिनोमिना लाइक, पहला क्या भैया रिफ्लेक्शन कर रहा था, चलो भैया नकली में करवा दिया इन्होंने। दूसरा
रिफ्रैक्शन भी करवा दिया इन्होंने, ठीक है भैया। ठीक है, बाकी और सारे फिनोमिना को ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे भैया इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके लिए नाम ही नाम बता रहा हूँ केवल, ठीक है भैया। तो केवल वही नाम है, अभी नाम ध्यान रखो भैया। रिफ्लेक्शन, केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये फॉलो कर पा रहा था, मतलब एक्सप्लेन कर पा रहा था अपनी नकली थ्योरी से। बाकी और सारी चीजों को इसने किसी भी प्रकार से कहीं पर भी 1% भी एक्सप्लेन की थ्योरी नहीं कर पाई और इसको फेल सिद्ध कर दिया गया, ठीक है भैया, खत्म हो गया चीज। बेटा क्लियर है थ्योरी? इस थ्योरी ने क्या कहा, क्या 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 नहीं कहा, जल्दी बता दो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। फिर आए एक और साइंटिस्ट जिनकी थ्योरी कुछ हद तक कुछ कुछ ठीक थी, जिनका नाम था हाइगन। और हमें शुरुआत में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हाइगन को ही लेके हमें स्टार्ट करना है, ठीक है भैया, हाइगन, ठीक है भैया। हाइगन की दो छोटा सा थोड़ा सा चलेंगे हाइगन के बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं आज एक ही क्लास होगी भाई, दिन की क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कल से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट कर दूंगा एक ही टाइम पे, मतलब कल से जो टाइमिंग रहेगी 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है भैया, ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी में भी आइए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद एक रिवीजन बैच चालू करूंगा, ठीक है भैया, रिवीजन बैच जिसमें केवल चीजों को रिवाइज कराऊंगा और जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो कराऊंगा, इधर उधर के क्वेश्चन वगैरह नहीं जाना, ठीक है भैया, क्योंकि नंबर ज्यादा जाने की बारी और मेहनत करनी है, पॉजिटिव होगी, ठीक है भैया। चलो भैया बिठा दो, बिठा दो, चलो बिठा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की जिनका नाम था हाइगन, ठीक है भैया। हाइगन आए, हाइगन HUYGEN, हाइगन, ठीक है भैया। ये आए भैया, इन्होंने बताया क्या क्या बताया इन्होंने भैया, देखिए इनकी थ्योरी थोड़ी अटपटी सी थी, ठीक है भैया, थोड़ी अजीबोगरीब थी, काफी बातें गलत थी, लेकिन कुछ बातें इनकी सही भी थी, ठीक है भैया। तो हम सही बातों को भी ध्यान देंगे, ठीक है भैया, गलत बातों को भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बताते हैं हाइगन ने क्या कहा, ठीक है भैया। इन्होंने क्या बोला भैया, देखिए ध्यान दीजिए, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल मैकेनिकल वेव, ठीक है। सबसे बड़ी गलती, अच्छा मैकेनिकल वेव क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, कोई बताएगा? बिल्कुल, केवल निकिता ही बोलती है बेचारी, और सारे तो ढक्कन गोपाल बैठे हुए हैं। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको रिक्वायर्ड होती है मीडियम की, फोर्थ ईयर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव क्या होती है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है भैया। रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, इनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैकेनिकल। चलो भैया मैकेनिकल वेव। अब लोगों ने कहा भैया मैकेनिकल, देखिए मैंने साउंड को लेके किया, साउंड को लेके काफी हद तक साउंड को कॉपी करके अपनी थ्योरी दी, ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, मैकेनिकल वेव को रिक्वायरमेंट है मीडियम की, ठीक है भैया। तो लाइट सूरज से हमारी तरफ आ रही है, तो वहां पे बीच में कौन सा मीडियम है, ठीक है भैया। लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भैया ये तो पृथ्वी है, ठीक है भैया, ये है सूरज, ठीक है भैया, और पृथ्वी और सूरज के बीच में कोई मीडियम नहीं है, यानी वैक्यूम है, ठीक है भैया, बीच में वैक्यूम है, यानी नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है सूरज और पृथ्वी के बीच में, ठीक है भैया। तो भैया लाइट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंची, किस प्रकार से पहुंची लाइट, अगर आई है लाइट तो किस प्रकार से आई है, ठीक है भैया। अब इस चीज में भैया बंदों ने इनको कंफ्यूज कर दिया, बंदों ने कहा भैया बता इसका रीजन बता, कि भैया वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, नो मीडियम, ठीक है भैया। तो लाइट अगर मैकेनिकल वेव है तो यहाँ तक कैसे आई, भैया इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने बोला भैया वैक्यूम कुछ होता ही नहीं है, इन्होंने बोला वैक्यूम कुछ है ही नहीं, वैक्यूम नहीं है, वो भी वैक्यूम में भी एक मीडियम है, ठीक है। वैक्यूम का जो मीडियम होता है उसको अकॉर्डिंग टू हाइगन वैक्यूम कंसिस्ट विद ईथर नाम का एक मटेरियल, वैक्यूम कंसिस्ट विद अकॉर्डिंग टू हाइगन, vacuum consist with a special type, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है,
A special type of medium, special type of medium called ether, ठीक है भैया। और ईथर के बारे में बता दूं तो इन्होंने कहा भैया ईथर की डेंसिटी क्या होती है भैया, टू लो या वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ईथर की डेंसिटी इन्होंने बताया बहुत ज्यादा कम होती है। और इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, टू लार्ज। देखिए भैया इन्होंने क्या बोला भैया, दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं। इनके हिसाब से लाइट एक मैकेनिकल वेव थी और मैकेनिकल वेव को रिक्वायर्ड होता है मीडियम का प्रोपोगेशन, ठीक है, मीडियम में प्रोपेगेट करती है। लेकिन लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछा, भैया बताओ अगर मीडियम में लाइट, अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो उसको चाहिए मीडियम। और भैया आपको पता है भैया जब लाइट को चाहिए मीडियम तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, और जब वैक्यूम में मीडियम नहीं है तो लाइट कैसे चलेगी। तो भैया लाइट, उन्होंने बोला भैया चपापक वैक्यूम तो होता ही नहीं कुछ भी, वैक्यूम में भी एक मीडियम है जिसको हमने क्या कहा भैया, ईथर, ETHER, ईथर, जिसकी डेंसिटी क्या होती है भैया, बहुत कम होती है। खुद को काउंटर करने के लिए इन्होंने, क्योंकि भैया आप सबको पता है वैक्यूम की डेंसिटी क्या होती है भैया, ना के बराबर होती है। तो इन्होंने कहा भैया जो ईथर है उसकी डेंसिटी क्या भैया, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ताकि कोई बोल ही ना पाए इस चीज पे। और दूसरा इन्होंने बोला भैया कि वैक्यूम की इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, बहुत ज्यादा होती है। एक और गलत स्टेटमेंट दी इन्होंने, पता क्या बोला इन्होंने, एक गलत स्टेटमेंट और दी, क्या भैया कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा देर चलती है और रेयर मीडियम में स्लो चलती है, ठीक है भैया। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हाइगन, ठीक है, डेंसर में स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट is large in denser medium and vice versa, ठीक है भैया। इन्होंने कहा भैया जो लाइट की, इनके हिसाब से लाइट की जो स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में क्या होती है, कम होती है इनके हिसाब से, ठीक है भैया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी क्या ये डच साइंटिस्ट थे, इसीलिए डच वालों का कुछ ज्यादा खास पौधा नहीं था, ठीक है भैया। तो इनकी थ्योरी को सारे गलत, उसमें लोगों ने कह दिया भैया तेरी थ्योरी गलत है, तेरी थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन कुछ बातें थी जो हमें पढ़नी है अभी, ठीक है भैया, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसकी वेटेज 3 नंबर की है, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी या रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, ये दोनों टॉपिक इनके ही थ्रू है। और हाइगन प्रिंसिपल वो हमें पढ़ना है, ठीक है भैया, तो हाइगन प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, ठीक है भैया। बाकी इनकी थ्योरी यही थी कि लाइट क्या है भैया, मैकेनिकल वेव है जिसको रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, वो मीडियम क्या है भैया, ईथर है। ईथर क्या है भैया, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है भैया। डेंसिटी कम होने से कोई नाप नहीं पाएगा उसकी डेंसिटी को, और इलास्टिसिटी ज्यादा होने से क्या होता है भैया, लाइट वाइब्रेट करेगी बहुत दूर तक, बहुत, जिसकी इलास्टिसिटी, जिस मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, लाइट वहां पर जल्दी चलती है, तेज चलती है और बहुत दूर तक चलती है। आपको पता होना, मैंने वेव पढ़ा था 11th क्लास में, तो उसमें बताया था भैया कि वेव के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है भैया, इलास्टिसिटी, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि भैया उस मीडियम की इलास्टिसिटी कौन सी भैया, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने एक बकवास स्टेटमेंट और दे दी कि भैया लाइट जो होती है डेंसर मीडियम में ज्यादा तेजी से चलती है और रेयर मीडियम में स्लो चलती है, ठीक है भैया। अब इनकी जो थ्योरी थी, ठीक है भैया, बेटा क्लियर है इनकी थ्योरी, क्लियर है, इनकी थ्योरी क्लियर है भैया, बता दो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। हे भगवान, ठीक है, चलो फिर, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। अब इनके जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन कर पा रही थी रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को, ठीक है भैया। तो लिखिए भैया, हाइगन्स थ्योरी एक्सप्लेन the phenomena like Huygens theory explain the phenomena like refraction of light. Huygens theory explain the phenomena like reflection of light और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही इन दोनों थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाती है, वो भी टूटी फूटी वे में, ठीक है भैया। लेकिन हमें इनकी थ्योरी से प्रूफ करना है, ठीक है भैया, ये प्रूफ करना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, ठीक है भैया,
ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया और लास्ट थ्योरी की बात करते हैं जो सबसे एक्यूरेट थ्योरी मानी जाती है, जिसको हम अभी तक पढ़ते हैं। ठीक है भैया, उसका नाम है मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है भैया, तो हम जो अभी तक पढ़ते हैं उस थ्योरी का नाम है भैया मैक्सवेल। ठीक है भैया, मैक्सवेल थ्योरी। चलो भैया स्टार्ट करते हैं भैया मैक्सवेल की थ्योरी। ठीक है भैया, मैक्सवेल बिटोरो, वैसे इसका ईथर नाम नहीं था, इसका पूरा नाम है ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनी जो मीडियम उन्होंने बताया था इन्होंने कि भैया कौन सा मीडियम है, तो उस मीडियम का नाम है ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनी याद है, ल्यूमिनी जो लाइट को फॉलो, जिसमें लाइट चलती है, लाइट से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है भैया, जिसको हमने नाम दिया भैया ल्यूमिनिफेरस ईथर। ठीक है भैया, चलो अच्छा, अब आते हैं भैया मैक्सवेल की थ्योरी पे। ठीक है भैया, उसके बाद ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है भैया, अब आते हैं भैया, ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दिमाग वाला है, लॉजिकल चैप्टर है, इसलिए भैया जहां पर भी आपको कहीं भी डाउट आया तो तुरंत आप पूछ लेना। ठीक है भैया, क्योंकि अगर डाउट नहीं पूछोगे फिर तो हो गया आपका बंटाधार। ठीक है भैया, इस चैप्टर को, ये चैप्टर फिर ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है आपको, तो इसलिए भैया जहां पर भी आपको डाउट आए आप तुरंत पूछना। ठीक है भैया, अभी चलते भैया आगे की तरफ और हम बात करते हैं भैया मैक्सवेल। ठीक है भैया, मैक्सवेल। ठीक है भैया, तो मैक्सवेल ने बोला भैया कि एक्चुअल में लाइट जो है ना भैया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। ठीक है भैया, यानी ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है मैक्सवेल के बारे में। ठीक है भैया, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है भैया, छोटा चैप्टर है, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा जो आपके सिलेबस में है। ठीक है भैया, उसके अकॉर्डिंग वो एक दिन में ही खत्म हो जाने वाला है। ठीक है भैया, तो इनके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से आपकी जो लाइट है वो, ठीक है, according to Maxwell, light consists with electric as well as magnetic field component इनके हिसाब से जो लाइट है आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। इन्होंने बोला भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है भैया, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड इन्होंने ये भी बताया भैया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट क्या बताया भैया इन्होंने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बताया। ठीक है भैया, इन्होंने ये बता दिया कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। ठीक है भैया, और इस थ्योरी मैक्सवेल थ्योरी एक्सप्लेन explain all phenomena ठीक है भैया, सारे फिनोमेना, तो ऑलमोस्ट ऑल फिनोमेना, एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल फिनोमेना। ठीक है भैया, सारे फिनोमेना को लगभग कर रही थी। सारे फिनोमेना में लिख देता हूं मैं, पहला भैया रिफ्लेक्शन था, ये भी वो कर रही थी, रिफ्रैक्शन ये भी कर रही थी भैया, एक्सप्लेन कर रही थी। तीसरा पोलराइजेशन भैया, हाँ भैया पोलराइजेशन, ठीक है भैया ये भी कर रही थी। चौथा इंटरफेरेंस ये भी कर रही थी। पांचवा डिफ्रैक्शन ये भी कर रही थी भैया। लेकिन जो नहीं कर पाई वो थे भैया आपके नॉट फॉलो, यहां पे लिख रहा हूं भैया नॉट फॉलो, वो थे भैया पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दूसरा कम्पटन इफेक्ट, COMPTON कम्पटन इफेक्ट, ठीक है भैया, कम्पटन इफेक्ट होता है। अब कम्पटन इफेक्ट क्या होता है तो बच्चे जानते नहीं होंगे कम्पटन इफेक्ट, तो बता दूं भैया बिल्कुल सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ये भी होता है, लेकिन इस केस में निकल क्रिस्टल के ऊपर एक्स-रे की बॉम्बार्डमेंट की जाती है। ठीक है, निकल क्रिस्टल के ऊपर वो एक्स-रे की बॉम्बार्डमेंट की जाएगी, तो उस एक्स-रे की एनर्जी की वजह से क्या होगा भैया, निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी को हम कम्पटन इफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा रमन इफेक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे आपको पढ़ना भी नहीं है, रमन इफेक्ट, ठीक है भैया। तो लगभग ये सारे फिनोमेना जो वेव को डिफाइन कर रहे थे, यानी रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सबको मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन इन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है भैया,
तो ठीक है भैया, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद देखिए भैया सारा इंट्रोडक्शन था, किसका क्या रोल था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसी पे आया था 2 साल पहले, ठीक है भैया। तो सॉरी वो जो होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो भैया इससे पढ़ लेना जो भी है, इसके नोट्स को बना लेना भैया। जो इसका टॉपिक है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे भैया, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइगन प्रिंसिपल, और वो सब सिलेबस के अंदर है और उससे पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है भैया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबको सब क्लियर है भैया आज की क्लास? सबको क्लियर है आज की क्लास? हाथ खड़ा कर लो ईमानदारी के साथ, ठीक है भैया। चलो भैया, तो मिलते हैं कल की क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।